भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 के तहत आज जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनके आज ये प्रोत्साहन राशि वितरण समारोह में मंच पर आसीन अभी जिनका आपने संबोधन सुना, परिवहन विभाग के मंत्री आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, इस विधानसभा मसूरी के लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री अनेकों विभागों के आदरणीय गणेश जोशी जी, देहरादून कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, मेयर देहरादून श्री सौरभ थपलियाल जी, सचिव परिवहन श्री रविनाथ रमन जी, यहाँ उपस्थित हमारे उत्तराखंड सरकार के महानुभाव श्री अशोक वर्मा जी, हमारे जगाती जी, रीना जी और सभी अधिकारी सनत जी से लेकर हमारे संजय जी समेत सभी उपस्थित जिलों से आए हुए, यहाँ से आए हुए और जिनके निमित्त आज का ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे सभी वाहन स्वामी एवं सभी अतिथिगण, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर मुख्य सेवक सदन में आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और आप सबके बीच में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज आप सभी को यहाँ पर प्रोत्साहन राशि का वितरण हो रहा है, क्योंकि आप सभी ने मिलकर प्रदेश को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और निर्णायक काम आगे बढ़ाया है, निर्णायक कदम हम सब ने मिलकर आगे बढ़ाया है। आज हम उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 के अंतर्गत अपने 6 प्राथमिक लाभार्थी वाहन स्वामियों को पूंजीगत अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि का यहाँ पर वितरण कर रहे हैं। मैं आप सभी लाभार्थियों को जिनको आज अनुदान मिल रहा है उन सभी को अपनी ओर से हृदय से आप सबको बधाई देता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी आने वाले समय के भी लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेंगे, लोगों के लिए प्रेरक होंगे और आपके आज इस सम्मान से, आपके प्रोत्साहन से अन्य लोगों को भी इस दिशा में काम करने की बहुत प्रेरणा मिलेगी। और ये राशि केवल एक आर्थिक सहयोग नहीं है, बल्कि उत्तराखंड को स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को इस ओर ले जाने का ये हमारा जो संकल्प है, उस संकल्प का एक प्रतीक है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पहल से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही डीजल से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी और हमारा पर्यावरण और अधिक स्वच्छ और सुरक्षित होगा। साथियों, आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन का जो एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है, उस चुनौती का सामना कर रहा है। आप देख रहे होंगे, कभी बरसात ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी वर्षा काल में सूखा हो जाता है, सर्दियों में गर्मी होने लगती है, गर्मियों में गर्मी का एहसास नहीं होता है, अचानक बादल फटने लगते हैं, कहीं एकदम से हिमस्खलन होने लगता है, कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाता है। तो ये सब आज जो ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन है, उसका ये प्रत्यक्ष जो दुष्प्रभाव है वो हमारे सामने आज हम उसका सामना कर रहे हैं। और विकास भी कैसा होना चाहिए,
ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होता है। पूछते हैं लोग कि भाई इतना निर्माण कार्य हो रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, भवन बन रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, कल कारखाने चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं दुनिया भर के, तापमान तो वैसे ही बढ़ जाता है। अभी तक जो है ज्ञान विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, इन सब ने हमको जो है बहुत सारी सुविधाएं तो दे दी हैं, भौतिक रूप से दे दी ना। देखिए बाहर टेम्परेचर 35-40 हो रहा है, हम लोग अभी यहाँ पर 20 में होंगे। तो रमन जी कितने में होंगे? 20-22 में होंगे। तो कितना अंतर है? 15-20 डिग्री का अंतर है। तो कहीं ना कहीं तो बैलेंस होगा उसका। ये हमको विज्ञान ने दिया है, लेकिन प्रकृति ने वो दिया है जो बाहर है। तो विज्ञान हमको सुविधाएं दे रहा है, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम आ रहे हैं उसका कोई रास्ता अभी हमारे सामने ऐसा नहीं है कि जो रिमोट कंट्रोल दबाया जैसे एसी ऑन हो गया वो भी ऑन हो जाएगा। उसका रास्ता हमारे पास ही है कि कैसे हम पर्यावरण संरक्षण करेंगे, कैसे हम जो विकास का मॉडल है उसमें बैलेंस करेंगे, कैसे इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करेंगे। हमें इकोलॉजी भी चाहिए, क्योंकि इकोलॉजी है तो जीवन है, इकोलॉजी है तो स्वच्छता है, इकोलॉजी है तो अच्छा पर्यावरण है, इकोलॉजी है तो अच्छी हवा है, इकोलॉजी है तो अच्छा जल है, और इकोलॉजी है तो अच्छा जीवन है। इकोलॉजी नहीं है तो फिर इकोनॉमी कितनी भी बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे? तो इसलिए दोनों में बैलेंस करना है, और ऐसे समय में हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इसमें जो भी योगदान हम दे सकते हैं हमको देना चाहिए। अभी हमने देखिए हरेला पर्व मनाया। हरेला पर्व में एक दिन में लगभग हमने 12-13 लाख पौधों का रोपण किया हरेला के दिन 16 तारीख को। तो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक पेड़ मां के नाम जो अभियान पूरे देश को समर्पित किया है, उसमें भी हमारे यहाँ अभी तक 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा पौधे रोपित हो चुके हैं, और 12 लाख 15 लाख इसमें और जुड़ गए होंगे हरेला के दिन। तो वो संख्या हमारी लगभग 1 करोड़ 30 लाख पहुंच जाएगी। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसमें अपनी भागीदारी करें, क्योंकि विकास भी तभी सार्थक है जब वो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ भविष्य उनके लिए हम छोड़कर जाएं, उनको विरासत में दें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि पर्यावरण संरक्षण के बिना सतत विकास की कल्पना संभव नहीं है। इसलिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में आज भारत वैश्विक मंचों पर हरित ऊर्जा और सतत विकास का नेतृत्व कर रहा है। चाहे वो वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य हो, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को जन आंदोलन बनाने का अभियान हो, घर घर तक जागरूकता ले जाने का अभियान हो, पीएम ई बस सेवा के जरिए स्वच्छ सार्वजनिक परिवहनों को बढ़ावा देना हो, देश भर में सौर ऊर्जा और अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों का तीव्र विस्तार हो। आज भारत पूरी दुनिया के सामने पर्यावरण संरक्षण और विकास का एक संतुलित मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, जिसको पूरी दुनिया आज एक आदर्श रूप में देख रही है। और पूरी दुनिया के अंदर ये संदेश भी जा रहा है कि भारत केवल अपनी चिंता नहीं कर रहा है, ये ऋषियों का, मुनियों का, तपस्वियों का, बड़े बड़े धर्माचार्यों का देश है। इस देश ने पूरे विश्व को, विश्व बंधुत्व की भावना को भी, हमारी जो संस्कृति है उसको भी
आगे बढ़ाने का काम यहाँ से हुआ है। इसीलिए हमारे जो हमारी जो संस्कृति है वो हमारी संस्कृति कहती है कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वसुधैव तो कुटुंबकम, यानी कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इस प्रकार की बात जिनका छोटा चित्त होता है, छोटा मन होता है, वो लोग करते हैं। भारत की संस्कृति तो कहती है कि सारा विश्व हमारा परिवार है, तो पूरे विश्व की हम चिंता करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब हो रहा है। कोरोना महामारी के समय में हम सब ने देखा कि पूरी दुनिया का भरोसा भारत पर और बढ़ा, और वो ऐसे समय में बढ़ा जब पूरी दुनिया ये सोच रही थी और यूएनओ भी सोच रहा था। यूएनओ में भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि ये कोरोना महामारी भारत में जब फैलेगी तो संभल नहीं पाएगी, बहुत भयावह हो जाएगी, भारत पूरी दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा। लेकिन जहां हम सब लोगों ने मिलकर इस चुनौती का सामना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया, वहीं भारत की सरकार ने, भारत के वैज्ञानिकों ने एक साथ एक नहीं दो स्वदेशी निर्मित वैक्सीन का आविष्कार किया, निर्माण किया। और वैक्सीन जहां भारत के 140 करोड़ लोगों को 2 डोज लगाई गई, बूस्टर डोज भी लगाई गई, वहीं दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों को वैक्सीन देने का काम भी ऐसे कठिन समय में भारत की सरकार ने किया। एक भारत के प्रति विश्वास बढ़ा लोगों का कि भारत अपने साथ साथ पूरी दुनिया की भी जो है चिंता करता है। और साथियों, यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं तो ये हमारे लिए ये विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, पर्यावरण संरक्षण का, क्योंकि हमारा प्रदेश हिमालय की गोद में बसी हुई वह पावन देवभूमि है जहां से यमुना और गंगा जैसी पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है, और अनेकों नदियां हमारे यहाँ से सदा नीरा जो 12 महीने जल और जीवन देने का काम करती है और पूरे देश को किसी न किसी दृष्टि से समृद्धि देने का काम करती है। यहाँ की जैव विविधता, वन संपदा, यहाँ के हमारे वन, नदियाँ, पहाड़, ये जो प्राकृतिक धरोहरें हैं, ये केवल हमारी ही नहीं है, हमारे राज्य में है, लेकिन इसका लाभ पूरे राष्ट्र को मिलता है। इसलिए पूरे राष्ट्र की अमूल्य विरासत है। पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा संदेश, सबसे बड़ा मॉडल कोई है तो हमारा राज्य है। और हमने पूरे भारत के अंदर सबसे पहले जीईपी लागू करने का भी काम किया है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, कि हम विकास कितना कर रहे हैं और विकास के लिए हम क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, ये हमने इसकी शुरुआत की है। देश और दुनिया में करोड़ों लोग यहाँ शांति प्राप्त करने आते हैं, इसलिए इस पवित्र भूमि में पर्यावरण और यहाँ की आबो हवा, इसको सुरक्षित रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि विकास और पर्यावरण ये एक दूसरे के परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये साथ साथ चलने चाहिए। हम पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं चाहते, कि ऐसा विकास नहीं चाहते जिससे कि हमारा पर्यावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो जाए, बल्कि पर्यावरण को सशक्त बनाते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, विकास के रास्ते पर आगे जाना चाहते हैं। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 लागू की है। और इस नीति का उद्देश्य कि शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को अधिक प्रभावी, आधुनिक बनाना, पुराने जो डीजल चलित वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना, सीएनजी एवं अन्य स्वच्छ ईंधन आधारित परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहित करना। हमें विश्वास है कि ये नीति प्रदेश में स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की मजबूत आधारशिला बनेगा और आने वाले समय में एक मॉडल बनेगा। आज हम बहुत सारे क्षेत्रों में आप सब
बहुत जागरूक हैं, सभी जानते हैं। आज भारत के अगर विभिन्न सेक्टरों की बात होती है तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम सेक्टरों में आज हमारा नाम या तो पहले नंबर पर होता है, दूसरे पर होता है, या अग्रणी जो राज्य होंगे उन राज्यों में हमारा नाम आता है। तो इस क्षेत्र में भी हमारा पूरे देश के लिए एक मॉडल बने, ऐसा हम सबको संकल्प लेना होगा, ऐसा काम करना होगा। और ये जो स्वच्छ और सुरक्षित टिकाऊ परिवहन व्यवस्था इस नीति के माध्यम से निश्चित रूप से हमारा राज्य बनेगा, एक अच्छा संदेश जाएगा। इसी क्रम में हमारी सरकार ने देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी जैसे प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का भी निरंतर विस्तार करने की योजना है, निरंतर विस्तार हम कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश भर में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं ताकि ईंधन आधारित वाहनों को उपयोग को और आवश्यक आधारभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जा सके। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में रोपवे तथा आधुनिक अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के विकास पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है और इन प्रयासों से न केवल यातायात व्यवस्था और अधिक सुगम हो रही है और सुरक्षित हो रही है, बल्कि संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में जो वाहनों का दबाव है वो कम होने के साथ साथ प्रदूषण में भी आज उल्लेखनीय रूप से कमी आ रही है और निकट भविष्य में जब हम इसको बढ़ाएंगे तो और कमी आएगी। साथियों, हम केवल परिवहन व्यवस्था को आधुनिक ही नहीं बना रहे हैं बल्कि पूरे उत्तराखंड को हरित विकास के एक नए मॉडल के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। इसके लिए प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे लिए गर्व का विषय है कि 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्रों का अपना प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है। इतना ही नहीं, निर्धारित कुल लक्ष्य का लगभग 95% कार्य भी पूरा हो चुका है। हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड स्वच्छ ऊर्जा, हरित परिवहन और सतत विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान स्थापित करे, एक मॉडल हमारा बने। साथियों, आज जिन 6 वाहन स्वामियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है वे केवल इस योजना के लाभार्थी नहीं है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, बल्कि वो उत्तराखंड में हरित परिवहन क्रांति के हमारे अग्रदूत हैं, ध्वजवाहक हैं। आप से शुरुआत हुई है और ये क्रम हमारा तेजी से आगे बढ़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है आपके इस प्रयास से अन्य वाहन संचालक भी प्रेरित होंगे और स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को अपनाने के लिए वो आगे आएंगे, इस दिशा में अपना योगदान देंगे। साथियों, जन भागीदारी के बिना कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं होता है। सरकार कितना भी काम कर ले, यदि सभी लोगों का उसमें सम्मिलन नहीं होगा तो उसमें न्यूनता रह जाती है। जब तक स्टेक होल्डर्स आगे नहीं आते हैं तब तक कोई भी योजना हमारी विस्तार नहीं लेती है। इसलिए मेरा हमेशा प्रयास रहता है, चाहे हम कोई योजना करते हैं, कोई निर्णय करते हैं, कोई परियोजना बनाते हैं या कोई मेला करते हैं, बड़ा 4 धाम होता है हमारा, अभी कांवड़ यात्रा हो रही है, कुंभ यात्रा हो रही है, अनेक धार्मिक यात्राएं हो रही हैं, उन सब में हम स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके सुझाव जो भी आते हैं उन सुझावों पर काम करते हैं। क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं वो भी सब सरकार के हैं, जनता के हैं, और सरकार भी उन्हीं स्टेक होल्डर्स की है, उसी जनता की है। इसलिए आपस में अच्छा तालमेल होना चाहिए, अच्छा कंसल्टेशन होना चाहिए, इस आधार पर काम होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर ऐसे उत्तराखंड बनाने का विकल्प रही संकल्प लें, जहां स्वच्छ हवा हो, स्वच्छ परिवहन हो और विकास प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुदान प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों को पुनः हार्दिक बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लाभार्थियों को सब्सिडी चेक वितरण
लिए मैं मंच पर प्रत्यक्ष सिंह, राजेंद्र प्रसाद, प्रदीप पाल, प्रवीण कुमार, केसर सिंह रावत, विजय वर्धन ढंडरियाल, मनमोहन सिंह विश्व, देवेंद्र प्रसाद गैरोला, आनंद सिंह रावत, कमल कुमार। बिजी बिजी बिठा दो। भाई तो डाउन हो जाना। आप सभी 11 लोग जो हैं वो एक साथ यहाँ पे मंच पे आमंत्रित हो जाएं ग्रुप फोटो के लिए। इसके बाद महेंद्र सिंह जी, प्रत्यक्ष सिंह, राजेंद्र प्रसाद, प्रदीप पाल, प्रवीण कुमार, केशर सिंह रावत, विजय वर्धन ढंडरियाल, मनमोहन सिंह विश्व, देवेंद्र प्रसाद गैरोला, आनंद सिंह रावत एवं कमल कुमार। वहाँ कैसे करने का? जिन व्यक्तियों को, इस लाभार्थियों को अभी चेक नहीं मिला है, उनका चेक स्वीकृत हो गया है, वह भी यहाँ मुख्य सेवक सदस्य